दोस्तों स्वागत है आपका फ्री स्टडी पर। और दोस्तों आज हम रॉलेट एक्ट के बारे में चर्चा करेंगे। रॉलेट एक्ट जो कानून था वो 1919 में लाया गया था और इसका जो पूरा नाम है वह है अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम 1919। तो रॉलेट एक्ट वो कानून है जिसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ और जिसके बाद देश के राष्ट्रवादी नेताओं ने एक तरीके से देश की जो आज़ादी की प्रक्रिया थी उसमें एक बहुत बड़ा मोड़ दिया। और ये जो मोड़ था वो ये था कि सरकार इससे पहले जितने भी राष्ट्रवादी थे वो सरकार का समर्थन कर रहे थे। उसके बाद सारे राष्ट्रवादी सरकार का असहयोग करने की तरफ बढ़ चले। तो रॉलेट एक्ट इसको काला कानून भी कहा जाता है। इसका पूरा नाम अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम 1919 है, जिसे हम द अनार्कियल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट ऑफ 1990 भी कहते हैं। इसका जो मेन नाम है ये है, मगर ये फेमस है रॉलेट एक्ट के नाम से। और ये जो व्यक्ति हैं ये है सिडनी रॉलेट और ये ब्रिटिश न्यायाधीश है। इन्हीं के नाम पर ये कानून रखा गया है, ठीक है। और ये जो कानून जब बनाया गया था वो था सेडिशन समिति के द्वारा बनाया गया था। सेडिशन मतलब जो राजद्रोह से जुड़े हुए जो एक समिति थी जिनका काम यही था कि राजद्रोह के मामले में कैसे फैसले लिए जाने हैं। तो उन्होंने इस कानून को पास किया था 19 मार्च 1919 को। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि रॉलेट एक्ट कानून को क्यों बनाया गया था। तो इसे 19 मार्च 1919 को लागू कर दिया गया था और इसका मुख्य जो उद्देश्य था वो था राष्ट्रीय आंदोलन में जो क्रांतिकारी गतिविधियां हो रही हैं, जो क्रांतिकारी लोग हैं, जो राष्ट्रीय आंदोलन है उसे किसी भी तरीके से कुचला जाए। तो राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलने के लिए इसे बनाया गया था ताकि क्रांतिकारी गतिविधियों को रोका जाए। व्यक्तिगत स्वतंत्रता जो थी, जो लोग आज़ादी की मांग कर रहे थे, जो लोग राष्ट्रीय आंदोलन कर रहे थे, उसको तोड़ा जाए। उसको समाप्त कैसे किया जाएगा, उसको समाप्त ऐसे ही कर सकते हैं कानून बना के। और अंग्रेज़ों ने काफ़ी ऐसे ऐसे कानून बना रखे थे जिससे वह राष्ट्रवादियों को एक तरीके से जेल में डाल देते थे, उन्हें बंदी बना लेते थे। तो उसी तरीके से एक और ये कानून पास किया गया था ताकि जो लोग हैं, जो भारतीय हैं, वो राजनीतिक आंदोलनों में भाग ना लें। क्योंकि कांग्रेस बनने के बाद से आप देखेंगे कि राजनीतिक चेतना का एक विकास होता गया और 1915 के बाद जब महात्मा गांधी का कांग्रेस में आगमन हुआ तो कांग्रेस तो जन जन की पार्टी बन गई। अब इसके अंदर किसान, मजदूर, छात्र भी जुड़ने लगे। नहीं तो इससे पहले पढ़े लिखे लोगों की ही पार्टी को कांग्रेस कहा जाता था। फिर उसके अधिवेशन भी सिर्फ आखिरी में हुआ करते थे, उनकी ब्रांचेस भी कम थी। अब ये सारी चीज़ें यहाँ पर बढ़ चुकी थी। अब जब ये सारी चीज़ें बढ़ गई हैं तो देश में क्रांतिकारी गतिविधियाँ भी बढ़ने लग गई। क्योंकि आप नरमपंथी और गरमपंथी के ऊपर मैंने वीडियो डाल रखी है अपने इस यूट्यूब चैनल पर, तो आप वो देख सकते हैं कि उन दोनों की आइडियोलॉजी में फ़र्क था। तो 1907 में जब सूरत का विभाजन हुआ तो उसके बाद कांग्रेस की कमान नरमपंथियों के पास चली गई, मगर गरमपंथी अलग तरीके से ही कार्य करने लगे। गरमपंथी वही व्यक्ति थे जो ये कहते थे कि हमें आज़ादी मिलेगी मगर हम रहमो करम किसी की दया के ऊपर नहीं ले सकते, हम आज़ादी छीन के भी ले सकते हैं। अब इस रॉलेट एक्ट की जो मुख्य बातें थी अब उसके बारे में हम ज़रा चर्चा करते हैं। अब इस कानून को जब पास कर दिया गया तो इसमें जो सबसे मुख्य बात थी वो ये थी कि इसमें किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए जेल के अंदर बंद कर सकते थे 2 साल के लिए, राजनीतिक कैदी को। और 2 साल तक उसे कोई सुनवाई नहीं थी। उसे ये भी नहीं बताने का अधिकार था कि आपको किस व्यक्ति ने केस किया है जिसके बिना पर हम आपको भर रहे हैं, या फिर आपका क्या अपराध है, ये भी नहीं। आपको डायरेक्ट बंदी बनाया जा सकता था। तो इसलिए इसे काला कानून कहा जाता था और इसे बिना वकील बिना दलील वाला कानून भी कहा जाता था। क्योंकि इसमें ना आपको वकील लेने की इजाज़त थी, ना आपको कोर्ट में लेके नहीं जाया जाता था, तो आप दलील भी अपनी नहीं दे सकते थे। और इसकी जो राष्ट्रद्रोह के मामले थे, जो राष्ट्रवादी गतिविधियाँ थी, वो सारे राष्ट्रद्रोह के अंदर आते थे। तो इसके अंदर एक अलग न्यायालय बना दिया था ताकि सामान्य न्यायालयों में इसके फैसले ना हो, इसकी तरफ अलग से न्यायालय बनाए गए थे। अब इसके जो ये जो न्यायालय अगर मानो किसी राष्ट्रवादी को दोषी करार दे देती है तो उस व्यक्ति को ये अधिकार नहीं है कि वो उच्च न्यायालय यानी उससे बड़े न्यायालय में जाके अपील कर सके। क्योंकि उस समय यहाँ पर एक प्रीवी काउंसिल हुआ करती थी जो ब्रिटेन में थी, वहाँ पर जाके मुकदमा कर देते थे कि हाँ, जैसे हमारे यहाँ पर अभी सुप्रीम कोर्ट है दिल्ली में, पहले ये वाली सुप्रीम कोर्ट आप मान के चलो प्रीवी काउंसिल हुआ करती थी नाम से, और ये ब्रिटेन में थी, तो वहाँ जाके हमें अपील करना पड़ता था। अब इसमें क्या क्या जो भी जिन मुकदमे आते थे उसमें बिना ज्यूरी के, पहले ज्यूरी वाला सिस्टम चलता था, जैसे 10 लोग इसके अंदर आके जो पढ़े लिखे व्यक्ति होते थे वो बैठे होते थे, वो उस पर फैसला करते थे। अब वो फैसला चला गया तो ये नौकरशाही के पास आ गया एक तरीके से, जो हम ब्यूरोक्रेसी जिसे कहते हैं। अब
इससे तो किसी भी व्यक्ति की आज़ादी छीनी जाएगी। तो अब ये अधिकार ब्यूरोक्रेसी वालों के पास भी ज़्यादातर मिल गए। अब ब्यूरोक्रेसी पे आए तो ब्यूरोक्रेसी तो पहले से ही अपनी मनमानी व्यवहार कर रही थी, तो अब इससे व्यक्ति को और खतरा हुआ कि राष्ट्रवादी गतिविधियाँ कैसे होंगी, क्योंकि अब तो इसमें ब्यूरोक्रेसी को भी ये अधिकार दे दिया कि वो हम पे मुकदमा की फैसले कर सकते हैं। अब इसमें क्या, प्रेस की स्वतंत्रता को बलपूर्वक दबा दिया गया, ठीक है, व्यक्ति की स्वतंत्रता तो छीनी ही छीनी, और अपनी इच्छा अनुसार अब ये किसी भी व्यक्ति को सज़ा दे सकते थे और उसे निष्कासित कर सकते थे। 2 साल तक तो आप समझ लो नज़र बंद करके रख सकते थे, सिर्फ ये कहकर कि आप पर राजद्रोह का केस लग रहा है, और ये भी नहीं बताया जाता था कि किस व्यक्ति ने लगाया है और क्या क्या चार्जेस आपके ऊपर हैं। तो दोस्तों इसी वजह से इसे काला कानून कहा जाता है, रॉलेट एक्ट को। अब रॉलेट एक्ट का परिणाम क्या हुआ, ये सबसे महत्वपूर्ण है। तो इससे सबसे पहले पूरे देश भर में हड़तालें, जुलूस, प्रदर्शन होने लगे, ठीक है। दिल्ली में कहीं कहीं जगह पे हिंसाएं भी हुई। महात्मा गांधी इस टाइम तक बहुत फेमस हो चुके थे, खेड़ा सत्याग्रह वो कर चुके थे, ठीक है। अहमदाबाद का जो मील मजदूर का आंदोलन था वो का नेतृत्व उन्होंने कर दिया था। मॉडरेट लीडर कुछ कम हो गए थे, कांग्रेस भी इस समय तक एक हो गई थी। अब इसके बीच में क्या हुआ, यहीं से जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है, इसी रॉलेट एक्ट के विरुद्ध में। अब पंजाब और बंगाल के अंदर सबसे ज़्यादा जो क्रांतिकारी लोग थे, जो राष्ट्रवादी थे, वो सबसे ज़्यादा यहीं थे, पढ़े लिखे समृद्ध लोग थे। अब इन्होंने यहाँ पर जुलूस हड़ताल करनी शुरू करी, इन्होंने आगजनी भी की, तोड़ फोड़ भी की, सरकारी संपत्तियों की तहस नहस भी की। अब अंग्रेज सरकार इसी खुंदक में थी कि हमारे कानून को आप कैसे तोड़ सकते हो, और कानून उस समय इनके ही बनाए हुए थे, और अब पूरे पंजाब में इन्होंने कर्फ्यू लगा रखा था। इसी कर्फ्यू के दौरान में महात्मा गांधी ने बोला कि 6 अप्रैल को हम पूरे देश के अंदर हड़ताल आयोजित करेंगे। 6 अप्रैल को हड़ताल आयोजित हुई। 9 अप्रैल को डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर किचलू, इन 2 व्यक्ति थे, ये जो क्रांतिकारी राष्ट्रवादी व्यक्ति थे, इनको अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया। 10 तारीख को फिर पंजाब के अंदर सभाओं ने जाके मजिस्ट्रेट का घर घेरा और उन्हें छोड़ने की मांग की, मगर ये नहीं हो पाया। फिर 11-12 तारीख को फिर से हड़तालें हुई, और इसी में एक अनाउंसमेंट हुई कि जलियांवाला बाग के अंदर हम 13 तारीख को मीटिंग करेंगे इस बारे में। फिर 13 तारीख को आप देखेंगे 13 अप्रैल 1919, जो जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है, बैसाखी का दिन था। उस दिन जुलूस का आयोजन था, साथ में थोड़ा सा ही आप जलियांवाला बाग से कुछ ही मीटर की दूरी पर गोल्डन टेम्पल है। अब वहाँ से श्रद्धालु आते थे तो वो पूरा शहर घूमने आता था। वो शहर घूमते घूमते जब जलियांवाला बाग तक गए, और जलियांवाला बाग में उन्हें नहीं पता था कि यहाँ क्या होने वाला है, तो उसके बाद जनरल डायर ने जो वहाँ पर हत्याकांड किया, जिसे हम जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जानते हैं, कई हज़ारों लोगों की इसके अंदर तो समझ लो हताहत हुए। 380 के आसपास का आंकड़ा दिया जाता है कि इतने व्यक्ति यहाँ पर मारे गए, हमारे व्यक्ति ज़्यादा मारे गए थे। तो इस प्रकार इस रॉलेट एक्ट ने इसकी पृष्ठभूमि तैयार की, और एक जलियांवाला बाग जैसे हत्याकांड को इन्होंने, इस कानून ने बढ़ावा क्या दिया। इस कानून की वजह से ही जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। फिर इसके बाद दोस्तों देश में जितने भी राष्ट्रवादी हैं अब वो और उग्र हो गए, और इसके बाद जो गांधी जी के आंदोलन आएंगे, असहयोग आंदोलन, सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन, इस तरीके के आंदोलन आएंगे, और अब ब्रिटिश सरकार का खुल के विरोध करना अब शुरू कर देगी कांग्रेस भी। और कांग्रेस भी अब बट के, कांग्रेस के अंदर भी स्वराज पार्टी और अलग अलग पार्टियों का निर्माण होना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी रॉलेट एक्ट की कहानी कि रॉलेट एक्ट कानून क्या था और इसके क्या परिणाम हुए, और इस कानून के क्या क्या प्रावधान थे, इसके अंदर हमने ये चर्चा की। अब ये कुछ फ़ोटोज़ हैं, जैसे ये तो इसी बिल को लेकर है फ़ोटो, ठीक है, और ये उस आंदोलन से जुड़े गांधी जी की फ़ोटो है, और ये वो इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल का बिल है जो पास किया गया था, और इसके बाद ही रॉलेट एक्ट को लागू कर दिया गया था। तो दोस्तों इसी के साथ इस लेक्चर को हम विराम देते हैं। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो के अंदर हमने रॉलेट एक्ट के बारे में संपूर्ण रूप से चर्चा की है कि रॉलेट एक्ट क्या था, उसके क्या प्रावधान थे, उससे आगे उसकी क्या गति उसने प्रदान की देश के राष्ट्रीय आंदोलन में। धन्यवाद।